आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। और तीसरे चरण के रण का शुरुआत लगातार सुबह 7 बजे से ही देखने को मिल रहा है, जहां बड़ी तादाद में लोग अपने घरों से बाहर निकलकर अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। कई दिग्गज नेताओं ने भी अपने मत का इस्तेमाल किया है। वही तीसरा चरण बीजेपी का मजबूत दुर्ग है, 2019 के आंकड़े ये बताते हैं। लेकिन इस बार इंडिया अलायंस संयुक्त रूप से बीजेपी को पटकनी देने की कोशिश कर रहा है। और इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि 11 राज्यों की 93 लोकसभा सीटों पर आज सुबह से ही वोटिंग जारी है। इसी बीच तीसरे चरण का रण जो है वो बीजेपी के लिए काफी मजबूत है और बीजेपी लगातार दमखम से चुनावी प्रचार भी करती हुई नजर आ रही है। और साथ ही पश्चिमी यूपी में भी लगातार वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। कई हाई प्रोफाइल सीट ऐसी है जिस पर सबकी निगाहें गड़ी हुई है। वही यादव परिवार की भी एक अग्नि परीक्षा इस चरण में होनी है, क्योंकि यादव परिवार के 3 सदस्य 3 अलग अलग लोकसभा सीटों से चुनावी मैदान में हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। वही इस चरण में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही 4 पूर्व सीएम ऐसे हैं जिनकी साख दांव पर लगी है। और लगातार बड़ी तादाद में लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। फिलहाल आप ये 8 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त प्राइम टीवी की टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जहां कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिन्होंने अपना वोट डाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में अपने मत का इस्तेमाल आज सुबह ही कर दिया है। इनके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के गांधीनगर से प्रत्याशी ने भी अपना वोट डाल दिया है। वह यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी वोट डाल चुकी हैं। वीडी शर्मा भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके हैं और लोगों से अपील करते हुए नजर आए हैं कि आप बड़ी संख्या में मताधिकार का अपना इस्तेमाल करें। रामगोपाल यादव ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। साथ ही साथ वो आज भी बीजेपी पर हमलावर नजर आए और उन्होंने एक बार फिर से कह दिया कि यह चुनाव लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। गुलाब देवी, इन्होंने भी अपने मत का इस्तेमाल कर दिया है। एसपी सिंह बघेल आगरा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने भी वोट डाल दिया है। शिवराज सिंह चौहान विदिशा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम भी हैं और इनकी साख भी आज दांव पर लगी है। और आज कई बड़े ऐसे चेहरे हैं जिनकी किस्मत ईवीएम में शाम 6 बजे तक कैद हो जाएगी। और अब तक कुल 189 ऐसी लोकसभा सीटें हैं 2 चरणों की, जिन पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं। और तीसरे चरण के बाद आधी से ज्यादा लोकसभा सीटों पर चुनाव खत्म हो जाएंगे। यानी कि एक मोटे मोटे तौर पर कहे कि कई ऐसे चेहरे हैं जिनकी आज किस्मत ईवीएम में कैद होने वाली है। और तीसरे चरण के समीकरण को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी से लेकर इंडिया अलायंस और मायावती भी पूरे दमखम लगाते हुए नजर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दौरे पर पहुंचे, लोगों से जनसंपर्क करते हुए नजर आए, लोगों से बड़ी संख्या में बीजेपी के समर्थन में वोट देने की अपील की है। और साथ ही साथ लोगों से अपील आज भी वो कर रहे हैं कि आप घरों से बाहर निकलकर पहले मतदान करें, फिर जलपान करें। वहीं इंडिया अलायंस भी लगातार लोकतंत्र को बचाने के नाम पर अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश करता हुआ नजर आया। तो वही बसपा सुप्रीमो मायावती भी चुनावी मैदान में एक लंबे समय के बाद जब सक्रिय हुई तो वो आगरा की जनता को साधने की पूरी कोशिश करती हुई नजर आई। और आगरा की जनता को साधना उनके लिए मुनासिब कुछ इसलिए भी था क्योंकि आगरा में दलित वोटर्स और मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका में रहते हैं। और बसपा की जब भी बात होती है तो दलित कोर वोटर्स हैं इनके, लेकिन उसके बावजूद आगरा में आज तक बसपा का खाता नहीं खुला है। और फतेहपुर सीकरी में महज बसपा को एक बार जीत मिली है। तो इस बार मायावती ने पूरी कोशिश की है और साथ ही साथ पूजा अमरोही को उन्होंने चुनावी मैदान में उतारा। बहरहाल मायावती अपने जनसभा में मौजूद भीड़ को वोट में कन्वर्ट कर पाई है या नहीं कर पाई है, इसका खुलासा 4 जून को हो जाएगा। लेकिन समीकरण को पूरी तरीके से चुनाव में साधा गया है। विकास के मुद्दे कई ऐसे रहे हैं जिसको बीजेपी गिना रही है, लेकिन लगातार जो विपक्षी दल है वो बीजेपी पर हमलावर है। बेरोजगारी, महंगाई और पेपर लीक के मामले में अब क्या ये मुद्दे बीजेपी पर हावी हो सकते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से मुखर होकर प्रचार करते हुए नजर आए थे तमाम नेता, उसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि जिन 10 लोकसभा सीटों पर आज पश्चिमी यूपी में लोग वोट डाल रहे हैं वो सीट हर एक पार्टी के लिए बहुत अहम है। एक तरफ यादव लैंड की अग्नि परीक्षा है तो वहीं दूसरी तरफ अपने मजबूत दुर्ग को बचाने के लिए बीजेपी पूरी हर एक पुरजोर कोशिश कर चुकी है। लेकिन अब कमान जनता के हाथों में है, क्योंकि चुनावी प्रचार 48 घंटे पहले थम चुका था। उसके बाद से लगातार जनता ये तय कर रही थी कि उन्हें किसके पक्ष में वोट डालना है। लेकिन आगरा में बड़ी चुनौती ये बन के निकल के सामने आ रही है कि लोगों का वोटर लिस्ट से नाम गायब है। लगातार लोग भटक रहे हैं। अब देखते हैं कि आगरा में बीच का रास्ता क्या निकलता है। लेकिन फिलहाल एक बार फिर से ये 8 अलग अलग तस्वीरें आप देख लीजिए, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिन्होंने वोट डाला है, जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद होने वाली है।
और अगर हम तीसरे चरण की बात करें तो 17 करोड़ ऐसे वोटर्स हैं जो आज घरों से बाहर निकलने वाले हैं और 1.85 लाख पोलिंग स्टेशंस भी बनाए गए हैं। लेकिन ये चुनाव कितनी बड़ी चुनौती है, इस चरण को भेदना हर एक पार्टी के लिए कितना जरूरी है और यहाँ के समीकरण कितने महत्वपूर्ण हैं। आज कई ऐसे बड़े सवाल हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे, जिसके लिए कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। विनय तिवारी राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। वही राजेश आनंद जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है, इस चर्चा में जुड़ेंगे। इसके साथ ही बालकृष्ण पांडे प्रवक्ता बीजेपी भी इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। रफत फातिमा जी प्रवक्ता कांग्रेस भी मेरे साथ जुड़ चुकी है। वही हमारे सहयोगी राजेश यादव भी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले मैं राजेश का रुख करूंगी। राजेश, देखिए तकरीबन 3 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। वोटिंग परसेंटेज को अगर हम मद्देनजर रखें तो क्या लगता है, क्या दोनों चरणों के कंपैरिजन में वोटिंग इस बार बढ़ी है? उसकी टाइमिंग को देखा जाए तो अभी है तो 10 बजे तक लगभग अगर बात की जाए तो 15% तक वोटिंग हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है कि यही रेशियो दो चरण का मतदान हुआ था, उस चरण के मतदान में भी यही लगभग सेम रेशियो था जो आज का है। अगर कुल मिला के बात कही जाए तो अभी तक वही रेशियो चल रहा है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि रेशियो बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, या मतदान में तब्दील हो पाता है कि नहीं हो पाता है, तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर बात करें जो तीसरे फेज का चुनाव हो रहा है, तीसरा फेज सारी पार्टियों के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि आज लगभग आधी सीट का चुनाव इस तीसरे फेज तक हो जाएगा, जाहिर सी बात है। और दूसरी चीज आपको बता दें कि यूपी में जो 10 सीटों पर चुनाव हो रहा है, ये 10 सीटें यूपी में सभी पार्टियों के लिए बहुत ही अहम है, चाहे बीजेपी की बात करें चाहे इंडिया गठबंधन की बात करें। अगर इंडिया गठबंधन की हम बात करें तो इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी के लिए खास करके ये तीसरा जो चरण का चुनाव है बहुत ही अहम है और बहुत ही समाजवादी पार्टी पूरे दम के साथ यहाँ पर तीसरे चरण में पूरा लगा दी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के बिल्कुल ठीक है राजेश, वापस आपका रुख करेंगे, लेकिन अब चर्चा की शुरुआत करते हैं बालकृष्ण पांडे जी से। बालकृष्ण पांडे जी, यूपी में तो मिशन 80 का लक्ष्य आपने रखा है। 2019 में अगर हम आंकड़ों पर गौर करें तो जिन 10 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग हो रही है उनमें से 8 सीटें ऐसी थी जो आपके पास गई थी, लेकिन 2 सीटें संबल और मैनपुरी आपके पास नहीं थी। उन 2 सीटों पर आपको करारी शिकस्त मिली थी। क्या लगता है इस बार इन दोनों ही सीटों को आप जीत लेंगे? पूरी 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में हम जीतने जा रहे हैं। जी, पूरी 10 की 10 सीटें जीतने जा रहे हैं, आपने दावा भी पेश कर दिया। रफत फातिमा जी, बीजेपी के प्रवक्ता यही कह रहे हैं कि आप 10 तो छोड़िए, सभी 80 की 80 सीटें हम जीतने वाले हैं। मंचों से ये दावा किया गया है। देखिए मुस्कान जी, जिस तरीके से दावे हो रहे हैं वो पूरी तरीके ध्वस्त है जमीन पर। 400 पार का नारा भी ध्वस्त हो चुका है और 80 जो मिशन है इनका वो यूपी में आप देखिएगा 4 जून को पता चल जाएगा कि क्या होगा आने वाले चुनाव में। जनता बदलाव का मन बना चुकी है, परिवर्तन का मन बना चुकी है। और सबसे बड़ी बात, हम आपके चैनल से ये जनता से अपील करेंगे कि आज का एक वोट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये 5 साल का भविष्य तय कर रहा है उस जनता का। तो इसलिए संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का ये समय है और उसको पूरी तरीके से अपने वोट का इस्तेमाल करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकल के वोट डालें। और जिन लोगों ने इन लोगों को वादों के नाम पे ठगा है उनको ये बताया कि हमारी ताकत कितनी बड़ी है। आज महंगाई आप देख लीजिए, रोजगार की बात हो रही है, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, तो युवाओं के साथ मजाक करा जा रहा है और युवा समझ नहीं पाएंगे, ये इनकी भूल है। तो ये दंभ में और घमंड में जो बातें करते हैं वो ज्यादा दिन चलने वाली नहीं। बालकृष्ण जी, घमंड में बातें कर रहे हैं आप, अनर्गल मुद्दों पर राजनीति करते हैं, लेकिन महंगाई बेरोजगारी पर आप कुछ नहीं बोलते हैं, ये आरोप लगाए गए हैं रफत फातिमा जी ने। 60 सालों तक देश को इन्होंने महंगाई से और बेरोजगारी से त्रस्त रखा, उसको माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज विदेशों से FDI भी आ रहा है, तमाम प्रकार के इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। यहाँ भी नए जो हमारे युवा हैं, छात्र हैं, वो पढ़ लिख कर नया अपना वेंचर लगा रहे हैं, नई चीज़ें लगा रहे हैं। धीरे धीरे करके इस देश में रोजगार
अपने एक अच्छी स्थिति में आता जा रहा है। और कांग्रेस ने जिस प्रकार से, इनके पास एक चीज है बताने के लिए, इन्होंने मनरेगा अकेले पूरे भारत में एक बार दिया। तो मनरेगा जो था वो मजदूरी का काम था कि तालाबों से मिट्टी निकालना और फिर मिट्टी डाल देना। तो जो मनरेगा कांग्रेस की योजना थी, ये कांग्रेस की 60 सालों की असफलता का नतीजा था। और मनरेगा से रोजगार नहीं पैदा हुआ, मजदूर और मजदूरी पैदा हुए। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में उद्योग धंधे और नए वेंचर लग रहे हैं, जिससे इस देश में नए रोजगार का सृजन हो रहा है। और गरीबी भी काफी नीचे आ गई है। करीब 25 करोड़ लोग इस देश में गरीबी रेखा के नीचे आए हुए हैं, या मतलब गरीबी से बाहर आए हुए हैं। और आज अगर आप देखें, चाहे वो प्रधानमंत्री जी की आवास योजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री जी की आयुष्मान योजना हो, चाहे वो हर घर नल योजना हो, तो जो जीवन की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो इन लोगों ने 60 साल तक नहीं दिया उसको देने का काम कर रही है। हाँ, इन लोगों जब बेसिक सुविधाएं लोगों को उपलब्ध होती है तभी वो गरीबी रेखा के ऊपर आ सकते हैं। तो कांग्रेस गरीबी, बेरोजगारी और इन सब चीज़ों की बात ना करे, बस इतना ही करे कि ये देश बहुत ठीक तरीके से राहुल गांधी को समझ चुका है। इनकी जो सनातन विरोधी जो इनका एजेंडा है, जो विरासत के साथ छेड़छाड़ करने का एजेंडा है, ये देश बहुत गंभीरता के साथ इनको समझ रहा है। और इन्होंने अभी आपकी इस चैनल के माध्यम से अपील की, चूंकि जनता ने इनको बीच में आने ही नहीं दिया और ये जा भी नहीं पाए, तो निश्चित रूप से यही सब प्लेटफॉर्म कुछ इनके पास बचे हुए हैं जहाँ से ये अपील कर सकते हैं। इनके पास बचा कुछ नहीं है। ठीक है रफत जी, आरोपों का जवाब चाहूंगी, फिर सीधा हमारे दो मेहमान और इंतजार कर रहे हैं, उनका रिमार्क लूंगी। इन्हीं के चैनल के माध्यम से अपील करी है, हर जगह से अपील करता है, जहाँ से जिस प्लेटफॉर्म से जहाँ से अपील होना चाहिए, हर जगह से करनी चाहिए। ये नहीं कि जरूरी नहीं कि हम जमीन पे ना करें और सोशल मीडिया पे ना करें या किसी चैनल पे ना करें, हर जगह से अपील होगी, पहली बात। और दूसरी साल हमने 70 सालों में क्या करा है? हमने तो IIT भी दिया, हमने IIM भी दिया, हमने HAL भी दिया, हमने भेल दिया, सेल दिया, कोल दिया, और हमने बड़े बड़े सिंचाई परियोजनाएं शुरू करी, हमने जो अस्पताल दिए, हमने जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है वो दिए। अब ये बताएं इन्हीं ने क्या क्या दिया है। ये तो जैसे लगता है 2014 से पहले आदम युग में हम लोग जी रहे थे। तो इस तरीके की बातें मत करें, क्योंकि जनता इनका मजाक उड़ाएगी। ठीक है, लेकिन अब मेरे और भी दो मेहमान इंतजार कर रहे हैं, एक ओपनिंग रिमार्क उनसे लूंगी। राजेश आनंद जी, देखिए मैनपुरी का गढ़ अभी बीजेपी के लिए भेदना वाकई बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि एक लंबे समय से 1996 से ये सीट समाजवादी पार्टी के पास है। बहरहाल इस बार मैनपुरी में बहुत जोर आजमाइश की गई है, बीजेपी के नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन क्या इतना आसान होगा मैनपुरी को भेदना बीजेपी के लिए? आसान तो नहीं होगा, पर कांटे की टक्कर है। स्वाभाविक है कि वो मुलायम परिवार की सीट रही है और हम मुलायम सिंह वहाँ से सांसद भी हुए, विधायक भी हुए और प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने। उसके बाद ये सीट आज पिछली बार डिम्पल यादव ने वहाँ से चुनाव जीता, इस बार भी वो चुनाव में है। देखिए मैनपुरी सीट को लेकर अभी पीछे बीते दिनों में वहाँ पे जातीय समीकरण को साधने की कोशिश दोनों राजनीतिक दलों ने किया, जिसका मुद्दा बना वहाँ चौराहे पे बने महाराणा प्रताप की मूर्ति। बिल्कुल, वहाँ ठाकुर और यादवों का जो समीकरण है उसको साधने के लिए पहले वहाँ पे उसकी पूजा अर्चना की गई, फिर वहाँ पे कुछ असामाजिक तत्व जो हैं वो जूते पहन के महाराणा प्रताप की मूर्ति पे चढ़ गए, जिसको लेके फिर काफ़ी विरोध हुआ। स्थिति यहाँ तक आई कि वहाँ पे गिरफ्तारी तक की नौबत आ गई। धर्मेंद्र यादव वहाँ से चुनाव प्रचार को लेके बड़े बड़े आरोप लगाने लगे कि हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है ताकि चुनाव को प्रभावित किया जा सके। ठाकुरों ने फिर वहाँ पे बीजेपी के समर्थन से वहाँ पे पूजा अर्चना की और पूरी मूर्ति की धुलाई की गई। तो कुल मिला के वहाँ का चुनाव ठाकुर वर्सेस यादव कराने का प्रयास दोनों राजनीतिक दलों ने किया है। अब परिणाम 4 जून को पता चलेगा और पहले से आंकलन कर लेना कि शायद वो सीट, क्योंकि राजनीति में और चुनाव में सारा दारोमदार जनता का होता है। बिल्कुल, जनता तय करती है कि वो किस करवट पे ऊंट को बैठाएगी। तो इसलिए अभी से आंकलन कर लेना। हाँ, मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि टक्कर कांटे की है,
पलड़ा जो है वो निसंदेह डिम्पल यादव का थोड़ा भारी है। फिर भी उदयवीर सिंह जी भी जो है वो चुनाव मंत्री रहे हैं और उनका भी राजनीतिक अनुभव कम नहीं है। अब सबसे पहला प्रश्न है कि कौन कितना अपने जातीय मतदाताओं को मतदान केंद्र तक ले जा पाता है, वही परिणाम तय करेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन अब बालकृष्ण पांडे जी, सेक्स स्कैंडल से तो आप पीछा नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि वो मुद्दा अब हर एक चुनावी रैलियों में विपक्षियों के सुनने को मिल रहा है। अगर वो मुद्दा कर्नाटक में हावी हो जाता है तो क्या कीजिएगा? ये जेडीएस के ऊपर एक आरोप लगा है जो उन्होंने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है और ये मामला सब जुडिस है। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से इसमें बचाव के उसमें नहीं है। जो भी इस प्रकार की गतिविधि में लिप्त होगा करेगा, भारत के कानून के हिसाब से उसका उस प्रकार से ट्रायल होगा और वो चीज़ें होंगी। उसमें भारतीय जनता पार्टी कभी भी इससे बचाव के मुद्रा में नहीं है, ना किसी उसमें है। जो जिस प्रकार का अगर अपराध हुआ है और कोई अभियुक्त है तो उसको न्यायालय के समक्ष जाना होगा और अपने को पाक साफ या कि हम निर्दोष हैं ये साबित करना होगा। उससे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश के 140 करोड़ जनमानस को पूरा भरोसा है। उनका जो नारा है विरासत से विकास, ये भारत के जनमानस को पूरा सूट करता है और भारत के जनमानस ने इसको देखा भी है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है उस पर पूरा भरोसा ये देश कर रहा है। तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। इसलिए हमारा जो नारा है कि अब की बार 400 पार, इसको हम सफलतापूर्वक भेजने में कामयाब रहेंगे। बिल्कुल। तो आप सुन रही होंगी, लगातार कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई है रफत फातिमा जी। चाहे कितना भी आप लोग इस मुद्दे को उठा ले, लेकिन इस मुद्दे से बीजेपी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जिस सेक्स स्कैंडल का मुद्दा लगातार हम भी दिखा रहे हैं, जिसके समर्थन में, जिस प्रत्याशी के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे, इस मसले से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना ये मुद्दा चुनावी नतीजों में बीजेपी को नुकसान पहुंचाने वाला मुद्दा है। देखिए मुस्कान जी, इनको तो फर्क किसी चीज से नहीं पड़ता है। इनको वो पहलवान बेटियां नहीं याद आ जाती जो दिल्ली में लगातार अपने अधिकारों की जंग लड़ती रही। आज उस अपराधी के लड़के को जो है इन्हीं ने टिकट दिया है, तो सही बात है, इनको फर्क नहीं पड़ता है। इनको महिला सम्मान की बात जरूर करते हैं, लेकिन इनको महिला सम्मान का जरा भी जो है ना उस पर विचार करना, ना सोचना है, ना सम्मान देना है। सिर्फ इनके ये कहते हैं, करते कुछ और है। अभी आप कर्नाटक की बात कर रही थी, बिल्कुल इनको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो है प्रधानमंत्री जी जिसके लिए लगातार वोट की अपील कर रहे थे, मंचों से अपील कर रहे थे, आज प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक बोल भी उस आदमी के लिए नहीं निकला, बल्कि पूरे देश की महिलाओं से माफी मांगना चाहिए। जब आपने वोट की अपील करी है, आज तक पकड़ में नहीं आया वो, तो इनको फर्क नहीं पड़ता। इनको मणिपुर नहीं दिखता है, वहां की महिलाएं नहीं दिखती हैं। इनको कोई अगर जज फांसी लगा लेती है, इनको फर्क नहीं पड़ता है। अगर किसी बच्ची के साथ रेप हो जाता है, इनको फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। हम मानते हैं इनको फर्क नहीं पड़ता है, ना इनको ये चुनाव पे असर दिखता है, लेकिन जनता पे असर है। जनता का दुख दर्द अगर आप नहीं समझेंगे तो जनता में असर जरूर होगा। वो महिलाएं कैसे जो है इनको जो है वोट देंगी जिन महिलाओं के साथ इन्होंने जो है उनको अपमानित करा है, उनके सम्मान में बोले नहीं है। आधी आबादी को वोट बैंक मत समझे। आधी आबादी अगर उस पर आ जाएगी इनको वोट ना देने पे, तो इनका जो है ये सिंहासन है वो हिल के रह जाएगा। तो इनको सही बात फर्क नहीं पड़ता। अब हमने कहा ना, घमंड है, तानाशाही है, और कुछ नहीं है। ठीक है, तानाशाही है। पांडे जी जवाब। मैं जवाब देता हूँ। आपके नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी ने वोट जिहाद की अपील की हुई है, तो आप भी उस अपील को आगे बढ़ाइए और देखिए कि क्या परिणाम आता है। तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की हम जो कह रहे हैं वो यहाँ पे अपनी बात कह रहे हैं। नहीं, अपनी बात न करिए, कांग्रेस पार्टी की बात करिए। अपने जो बड़े हैं, जो अग्रज हैं, एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ अगर आदमी अगर किसी अपराधी के लिए वोट की अपील करे तो उसको माफी भी मांगना चाहिए। रुकिए रफत जी, रुकिए। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में एक शक्ति है, हम शक्ति के साथ लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हिंदू धर्म में जो शक्ति थी वो माँ भगवती थी, उनसे लड़े शंभ निशुंभ महिषासुर रक्तबीज। और आपको पता है कि जो शक्ति के साथ लड़ा उसका परिणाम क्या हुआ। तो आप तो पूरे देश की शक्ति के साथ राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ रही। तो मैं चीन परस्त, पाकिस्तान परस्त और मुस्लिम परस्त कांग्रेस को ये बताना चाहता हूँ कि इस देश में कांग्रेस खात्मे की ओर है।
है। और 1948 में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस का काम खत्म हो चुका है। मुझे लगता है कि गांधी जी की इच्छा शक्ति अब काम करने लगी है और कांग्रेस इस चुनाव में पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। विनय तिवारी जी, क्या वाकई ये कहना है कि कांग्रेस इस लोकसभा चुनाव में पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी मुनासिब है? मतलब अगर देखा जाए तो बीजेपी के सामने कोई मुख्य विपक्षी दल है तो वो आज भी कांग्रेस ही माना जाता है। ऐसे में ये कह देना है कि कांग्रेस इस चुनाव से पूरी तरीके से साफ हो जाएगी जब नतीजे आएंगे, तो तीसरे चरण में तो नहीं कह सकते हैं। तीसरे चरण में कांग्रेस एनडीए को एक टक्कर दे रही है कुछ एक स्टेट में। कर्नाटक की अगर हम बात करें तो वहाँ पे एनडीए की सीधी टक्कर जो है कांग्रेस से ही है और एक कड़ी टक्कर है। वो 14 सीटें जो है एक बेहद महत्वपूर्ण हैं और निर्णायक हैं। एनडीए के लिए थोड़ा प्लस पॉइंट एक यही है कि आज जो 14 सीटों पे कर्नाटक में जो चुनाव हो रहा है उसमें जेडीएस के कैंडिडेट नहीं हैं। प्योरली 14 सीटें वो भाजपा ही लड़ रही है। अगर जेडीएस की कुछ बची सीटें होती जिन पे आज मतदान हो रहा होता तो शायद ये स्कैंडल का जो है प्रभाव पड़ता। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उस स्कैंडल का प्रभाव नहीं पड़ेगा, नुकसान होगा और भाजपा का होगा वहाँ पे। अब कितना होता है ये 4 जून को पता चलेगा। बट वहाँ पे फाइट है भाजपा को कांग्रेस से। मैंने कल भी आपके चैनल पे बोला था कि इस तीसरे चरण में महाराष्ट्र और कर्नाटक की जो 25 सीटें हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी रहेगी लोगों की, क्योंकि वो क्लोज फाइट है वहाँ पे महाराष्ट्र में और कर्नाटक में। जी। ओपन मतदान वहाँ ओपन ऐसा कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहा है चुनाव का कि वो ऊँट किस करवट बैठ रहा है। वहाँ पे 4 पार्टियाँ हैं जो एनसीपी, महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना, उसके 2-2 धड़े हुए हैं। कांग्रेस है, भाजपा है। कुल मिला के बहुत खिचड़ी टाइप का वहाँ पे हो गया है। लेकिन चुनाव वहाँ पे हो रहा है। अब 4 जून को पता चलेगा। ज़्यादातर शिवसेना और शरद पवार की जो एनसीपी है उसकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। अब इस चुनाव से ये पता चलेगा कि असली शिवसेना क्या है और असली एनसीपी क्या है। बहरहाल अगर तीसरे चरण की अगर हम बात करें तो ये तीसरा चरण बहुत निर्णायक और बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तीसरे चरण से एनडीए और इंडिया की कुछ दिशा दशा वो क्लियर होती नजर आएगी। बिल्कुल। कारण क्या है कि 543 सीटें हैं और उसमें आज शाम तक 284 सीटों का मतदान संपन्न हो जाएगा। तकरीबन आधी से ज्यादा कह सकते हैं। 259 सीटों का जो है मतदान फिर बाकी रह जाएगा। पहला चरण बेसिकली इंडिया के पक्ष में जाता हुआ दिखाई पड़ा। कारण साउथ में ज़्यादा वहाँ पे जो है सीटें थीं, तमिलनाडु वगैरह, जहाँ पे भाजपा का उतना ज़्यादा वर्चस्व नहीं है, एनडीए का उतना ज़्यादा वो नहीं है। बट सेकेंड फेज में भाजपा यानी एनडीए थोड़ा बहुत लीड लेता नज़र आया। तीसरा चरण ये एब्सोल्यूट जो है एनडीए का है। ये तीसरे चरण में जो 93 सीटों पे जो मतदान हो रहा है, ओवरऑल 94 सीटें थीं, बट एक सीट ऑलरेडी जो है भाजपा जीत चुकी है। अब भाजपा को जो है सरकार बनाने के लिए 271 सीटों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक सूरत की सीट वो ऑलरेडी जीत चुके हैं। बिल्कुल। ये एक उनके लिए एक एडवांटेज ही है। जहां विपक्ष को 272 सीटें जीतनी हैं तो भाजपा को अब 271 ही सीटें जीतनी है। तो ये जो तीसरा चरण है, यहाँ पे 80 सीटें एनडीए ने जीती थी 85 में जी, और 72 सीटें केवल भाजपा की ही आई थी। तो ये एब्सोल्यूट जो है एक एनडीए ने इसमें जीत हासिल की थी। तो अब ये देखना है कि ये 2024 में क्या भाजपा और एनडीए अपना पुराना रिकॉर्ड बरकरार रख सकती है या उससे कुछ बेटर करने की कोशिश करती है। गुजरात जैसा स्टेट इसमें है जहाँ पे आप स्विंग पूरी तरीके से एब्सोल्यूट जो है सारी की सारी सीटें आपने जीती थी। और तीसरे चरण में एक ये भी है, पूर्व 5 मुख्यमंत्रियों की जो है प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। तो काफ़ी हाई प्रोफाइल के लोग जो हैं जो इसमें इस तीसरे चरण में जो है उनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। और तीसरे चरण में एक चीज़ और हमें देखने को मिली है जो 2 चरणों में नहीं मिला। मतदान तीसरे चरण का एक अच्छा मतदान हो रहा है जी। अभी तक जो रुझान मिल रहे हैं वो पहले और दूसरे चरण से एक बेटर मतदान हो रहा। वोटर बूथ तक जा रहे हैं और लंबी लंबी कतारें जो है हमें दिखाई पड़ रही हैं न्यूज़ चैनल पे। अच्छा बालकृष्ण पांडे जी, बीजेपी के हर एक नेता ये कहते हैं कि हमने आतंकवाद पर अंकुश लगाने के लिए पूरा काम किया, काफी हद तक हम आतंकवाद पर अंकुश लगा गए, लेकिन अनंतनाग और राजौरी लोकसभा सीट पर आज मतदान नहीं हो पाया। इसकी वजह भी आप बखूबी जानते होंगे, आतंकी हमला हुआ।
और अब इसकी वजह से जो यहाँ पर चुनाव है वो 6 फेज में होंगे। किस आधार पर फिर आप ये कह रहे हैं कि आप आतंकवाद पर पूरी तरीके से काबू पा चुके हैं? देखिए, अनंतनाग नागौरी में जो घटनाएं हुई हैं वो पाकिस्तान परस्त आतंकवाद का एक नमूना है, और चुनाव नहीं हो पाए हैं। तो चुनाव जैसा लग रहा था, जो चुनाव आयोग को लग रहा था कि सारी चीज़ें ठीक हैं, हम करा ले जाएंगे, तो कुछ और सैन्य बलों की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ और व्यवस्था की ज़रूरत होगी। तो अगले चरण में जब भी चुनाव आयोग उसकी तिथि निर्धारित करेगा, पूरी ताकत के साथ हम वहाँ मतदान कराएंगे। दूसरी बात यह है कि वहाँ का जनमानस वोट करने के लिए तैयार है, इस चुनाव में पूरी सहभागिता करने के लिए तैयार है, लेकिन ये आतंकवादी गतिविधियाँ जो हैं उसके नाते थोड़ी बहुत समस्याएं आ रही हैं। अच्छा, इसके पीछे आप जिम्मेदार किसे ठहरा रहे हैं? मैं इसके पीछे जिम्मेदार ठहरा हूं। अभी आपने फवाद चौधरी का बयान सुना हुआ है। फवाद चौधरी जो पुलवामा हमले का जो जिसने संसद में बयान दिया था कि पुलवामा पाकिस्तान की बहुत बड़ी सफलता है, पाकिस्तान राष्ट्र की सफलता, और वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर होता है, और उसने कामना की थी कि राहुल गांधी या कि कांग्रेस जीते और वो प्रधानमंत्री बने। तो मैं ये मानता हूँ कि फवाद चौधरी की वो अपील थी जिससे कुछ न कुछ मात्रा में घुसपैठ हुई है, या जो कुछ अंदर घुसपैठिए रहे होंगे जिनको निकालने का काम या जिनको जहन्नुम पहुंचाने का काम माननीय मोदी जी की सरकार, चाहे वो कश्मीर में हो चाहे वो पाकिस्तान के अंदर घुस के हो, पाकिस्तान में भी अंदर आतंकवादी मारे जा रहे हैं, तो काम किया है। लेकिन फिर भी चूँकि कांग्रेस के द्वारा ये 60 वर्षों तक पोषित रहा है, और मैं कहता हूँ कि जो स्लीपर सेल्स का विकास हुआ इस देश में वो कांग्रेस के रिजीम में हुआ है। तभी इतने देश में आप देखिए ना, लखनऊ में कचहरी में बम विस्फोट हो रहा था, अयोध्या में भी कहीं हो जा रहा था, बनारस में संकट मोचन पे हुआ, तब बम विस्फोटों की जो बड़ी खराब स्थिति थी होते थे उस पर नियंत्रण आया है। वो क्यों भूल रहे हैं? जब संजीव जीवा की हत्याकांड भी इसी न्यायालय में हुई है ना, वो क्यों भूल रहे फिर आप? संजीव जीवा हत्याकांड आपको याद होगा ना कि जब न्यायालय परिसर के अंदर ही गोलियां चल गईं, तो आप अगर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं तो कहीं ना कहीं लूपहोल आपके शासनकाल में भी तो रह गया। अतीक अशरफ हत्याकांड कैसे भूल सकते हैं आप कि पूरी पुलिस की अभिरक्षा में गोलियां चल गईं? देखिए, अतीक अहमद की जहां तक बात आप करती हैं, अतीक अहमद ने इतना दुर्दांत था, वो इतने लोगों को उसने क्षति पहुंचाई, चोट पहुंचाई, या कितनों की जमीन का अपहरण किया, कितनी उसने हत्याएं कराई, तो उसके दुश्मनों की संख्या की कमी नहीं थी। तो कहीं ना कहीं सबके मन में बड़ी पीड़ा थी। और कभी इलाहाबाद अगर व्यक्तिगत स्तर पे कोई जाके देखे जहाँ का वो रहने वाला था, तो वहाँ के कितने मकानों पे कब्जा किया, कितने लोग मार दिए गए, विभिन्न टीवी चैनलों पे भी उनके वक्तव्य आए हैं। तो जब इस प्रकार का कोई व्यक्ति अराजक होता है समाज का, तो कहीं ना कहीं उसकी शत्रुता भी बहुत होती है, और उसका एक परिणाम था कि वो जो अतीक के साथ हुआ उसमें चाहे जितना भी कुछ कर ले, जब एक सामूहिक रूप से एक मत बन जाता है कि ये इस प्रकार का व्यक्ति है, तो उसका नाश होता है, और कहीं ना कहीं एक ईश्वरीय विधान भी उसके लिए बन जाता है। तो वो अच्छा, संजीव जीवा हत्याकांड पर क्या बोलेंगे आप फिर? संजीव जीवा हत्याकांड पे जो भी हुआ ये ठीक नहीं हुआ, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामी रही होगी जिसको उत्तर प्रदेश सरकार ने। खामी किसकी मानी जाएगी, वही मैं पूछ रही हूँ, खामी किसकी होगी? अगर आप कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके शासनकाल में यहाँ बम दगे, यहाँ स्लीपर सेलेक्टिव हुए, तो आपके शासनकाल में भी तो कहीं ना कहीं वही हो रहा है। जब 140 करोड़ का देश है तो कोई एकाध घटनाएं हो जाती हैं, और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को अगर अप्रत्यक्ष रूप से ये कहना चाहती है भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार, लेकिन जब सामूहिक रूप से पूरे देश में जब बम विस्फोट होते हों, जब उन बम विस्फोटों को हिंदू आतंकवाद कहा जाता हो, जब गोधरा में मरने वालों के लिए भी एक अलग पैमाना होता हो, तब आप कह सकती हैं कि कांग्रेस के द्वारा वैचारिक रूप से पोषित है। और आज कांग्रेस की जो पॉलिसी है, जो कांग्रेस इस देश में खत्म हो रही है, वो चीन परस्त, पाकिस्तान परस्त और मुस्लिम परस्त पॉलिसी है, जिसके कारण कांग्रेस की दुर्गति है। और कहीं ना कहीं जो आतंकवादियों का मनोबल कभी कभी दिख जाता है, वो कांग्रेस की इसी पॉलिसी से था, और जो पूर्व में चीजें होती रही वो भी कांग्रेस की इसी पॉलिसी का नतीजा था। रफत फातिमा जी, आरोप आप पर बड़े लग रहे हैं कि आतंकवादियों की पसंद है राहुल गांधी, इसी वजह से पाकिस्तान के नेता राहुल गांधी के समर्थन में है और चाहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, ताकि भारत को लेके जो आतंकवादियों के मंसूबे हैं उसे पूरा किया जा सके। टाइम अक्सर ये ऐसी उठपटांग बातें करते हैं, अनाप शनाप बकने लगते हैं। आपने देखा होगा इनके पास मुद्दे नहीं है। मंचों से अगर बात करते हैं तो हिंदू मुस्लिम करते हैं, मंदिर मस्जिद करते हैं, आतंकवाद करते हैं, पाकिस्तान करते हैं, तो इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने कोई काम नहीं करा है। जो लोग काम करते हैं वो उस मुद्दे पे वोट मांगते हैं, वो उठ पटांग अनाप शनाप नहीं बकते हैं। और अभी बात कर रहे थे ना कि आतंकवाद और ये वो, अभी बताइए नोटबंदी से कितना काला धन वापस हुआ है, जरा बताइए। पूरी देश की जनता आपको सुन रही होगी। जिस तरीके से बताया गया था आतंकवाद खत्म हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा, उसके बाद क्या हुआ सारे देश ने देखा।
तो ये सिर्फ बात करते, अभी पुलिस अभिरक्षा की आप बात करी थी, कितनी हत्याएं हुई हैं लगातार। पुलिस के मतलब सामने ऐसी हरकतें होना, जज अगर मेज के नीचे छुप जा रहा है तो ये बड़े शर्मनाक स्थिति है पूरे देश की, कि जहां पे जो है लगातार जो है इस तरीके से घटना घटी है। तो ये लोग सिर्फ बात बनाते हैं और ये सिर्फ अपनी कमियों को छुपाने की एक आदत है। तो ये सिर्फ इसकी बात करेंगे कि आतंकवाद इससे बढ़ा है उससे बढ़ा, इन्हीं ने क्या करा ये बताएं, इन्हीं ने कितना खत्म कर दिया है। पुलवामा कोई भूला नहीं है, और शहीदों का सम्मान इन्हें अग्निवीर योजना देके करा है। ठीक तो है। ये शहीदों का सम्मान भी नहीं कर पाते, महिलाओं का सम्मान नहीं कर पाते, देश के युवा को जी। ठग रहे। तो ये सिर्फ इसलिए अपनी बातों को सही साबित करने के लिए ऐसे ऊट पटांग बातें करते हैं। ठीक तो है, हमें इस पर फर्क नहीं पड़ रहा है, हम ठीक। जनता की बात करने यहाँ बैठे हैं। ठीक है, बिल्कुल। बालकृष्ण पांडे की जी, बात कर आरोपों रहे पर हैं। जवाब दीजिएगा, और साथ ही साथ हम महंगाई ये भी पे बात आरोप लगाए करेंगे। गए हैं कि आपके पास कोई मुद्दे नहीं है, 10 सालों के काम नहीं है, इसी वजह से आप विरासत, मुस्लिम लीग, पाकिस्तान को रह कर लेके आते हैं। देखिए, मैं इन्होंने पुलवामा पे एक बात कही है। अगर पुलवामा की प्रशंसा करने वाला फवाद चौधरी ये कहता है संसद में अपने कि ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी सफलता है, और वो कांग्रेस की और राहुल गांधी के जीत की कामना करता है, तो इनका जो सवाल था कि आरडीएक्स कहां से आए, मुझे लगता है राहुल गांधी को फवाद चौधरी से पूछ के बताना चाहिए कि जो कश्मीर में आरडीएक्स आया कहां से आया, और इसकी सीधी जिम्मेदारी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की है, और ये जिम्मेदारी का वो निर्वहन करें और बताएं, भारत को बताएं और पूरे विश्व को बताएं कि कहां से आया। दूसरी बात, राहुल गांधी जी के बयान को पाकिस्तान ने कई बार यूनाइटेड नेशंस में कोट किया है। जो उनके भारत विरोधी बयान हैं वो भाजपा विरोध के चक्कर में इस हद तक गिर गए हैं कि अब वो भारत विरोधी हो गए हैं, और उनके बयान को भारत के जो शत्रु देश हैं, जो आतंकवादी देश हैं, वो उनके बयान को कोट करने लगे हैं। दूसरी बात, विकास की बात, एक लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा होती, किसी भी भारत का जो संविधान है वो लोक कल्याणकारी राज्य की संस्तुति करता है। हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं वो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। तो माननीय मोदी जी की जब सरकार बनती है तो जो 60 सालों में इन्होंने गरीब को गरीब बनाए रखा, हमने ये कहा था कि 2024 तक कोई कच्चा मकान इस देश में नहीं रहेगा। हमने ये कहा था, हमने किया उसको। हमने एक भी कच्चा मकान आज इस देश में किसी भी गांव में नहीं। हमने कहा था कि हर नागरिक को शुद्ध पेयजल उपलब्ध होगा। आज आप हर गांव को देख लीजिए, रिपोर्ट मंगा लीजिए, पानी की 2 टंकियां बनती दिखेंगी, और हर घर में हमने नल का कनेक्शन देने का काम किया। स्वास्थ्य के कारण, इनके राज्य में स्वास्थ्य के कारण जो मौतें होती थी, लोग अपने महिलाएं अपनी गहने बेच देती थी, तब जाके इलाज होता था। आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए का कार्ड इस देश में हर जरूरतमंद को, गरीब को देने का काम किया। अब तो हमने 70 वर्ष की उम्र के ऊपर को, जिन्होंने इस पर रोक लगवाई है इन्होंने, अभी 70 वर्ष के ऊपर के हर नागरिक को हमने आयुष्मान भारत का कार्ड देने का काम किया है। तो ये किस प्रकार की विकास, अगर रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चरल आप काम देखें तो पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, रोडों का जाल बिछाया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। अटल जी ने इसकी शुरुआत की थी स्वर्णिम चतुर्भुज के माध्यम से। आज पूरे देश में बढ़िया रोडें बने। बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के किसी देश की अर्थव्यवस्था नहीं विकसित हो सकती है। तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चरल काम किया। आप देखिए 3 एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में बने हुए हैं, चाहे वो गंगा एक्सप्रेस वे हो, चाहे पूर्वांचल हो, चाहे बुंदेलखंड हो। ये 3 एक्सप्रेस वे इन 4-5-6 सालों के अंदर हमने बना के दिया। तो एक तरफ जहां गरीबों के लिए जो आवश्यक चीजें थी वो करने का काम भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार ने किया, वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, चाहे वो रोडों का जाल बिछाना हो, चाहे कुछ इस इंडस्ट्रीज लगाना हो, इस प्रकार के काम भारतीय जनता पार्टी ने किए। ठीक है। अच्छा राजेश आनंद साहब, दूसरा एक बात और आपसे कह दें, बिल्कुल रखें। 35 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज प्रत्येक जिले में बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कुछ और मेडिकल कॉलेज अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो यानी हमने हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने की योजना की। ये पूछते हैं डॉक्टर कहाँ हैं, तो डॉक्टर जब मेडिकल कॉलेज नहीं बनेंगे तो कहाँ से आएंगे? जब मेडिकल कॉलेज बनेंगे और वो चलेंगे तभी तो डॉक्टर आएंगे। तो हमने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का काम, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, चाहे वो रोड का हो, हमने किया है। अच्छा आनंद साहब, एक लाइन हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि गरीब की थाली में पुलाव आ गया, लगता है शहर में चुनाव आ गया। बहरहाल मुझे बालकृष्ण पांडे जी की बातों को सुनकर वाकई यही लग रहा है कि कितनी शानदार लग रही है ना ये बातें सुनने में, लेकिन धरातल की हकीकत तो आप ही बता सकते हैं। आप लगातार ग्राउंड जीरो पर एक्टिव रहते हैं। क्या पूरे देश में कोई कच्चा मकान नहीं है? क्या वाकई सभी को पीने के लिए शुद्ध पानी मिल चुका है? क्या वाकई वो जो कार्ड बनाया गया है लोगों के मेडिकल हेल्थ के लिए, क्या वो वाकई प्राइवेट अस्पताल वाले स्वीकार करते हैं? आपने जो 2 लाइन सुनाई है उस पे मुझे अदम गोंडवी की 2 लाइनें याद आ गई जी। कि काजू भुने प्लेट में, विस्की उतरे ग्लास में,
और उतरा है रामराज विधायक निवास में। ये आदम गोडवी बड़े कवि हैं, उनकी ये लाइनें हैं। तो स्वाभाविक है कि काजू तो बुने प्लेट में है। आज भी ग्रामीण क्षेत्र, बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, लखनऊ से सटे हुए जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ भी आज भी आपको कच्चे मकान मिल जाएंगे। ये देखिए, ये राजनीतिक दलों का अपना एक आंकड़ा है। और प्रधानमंत्री आवास योजना बने हैं, बटे हैं, आयुष्मान कार्ड बने हैं, बटे हैं, पर जितने आयुष्मान कार्ड बने हैं और बटे हैं उतनी अस्पताल में इलाज की व्यवस्था नहीं है। इसके लिए किसी पार्टी को या राजनीतिक दल को आरोप लगा देना उचित नहीं है। खामी सिस्टम में है। कार्ड बन गया, सरकार का काम था कार्ड बना देना, पर कार्ड के साथ साथ उसकी उपयोगिता निर्धारित करने की जिम्मेदारी प्रशासन पे है, जिसको हम सिस्टम का नाम देते हैं। सिस्टम इतना लचीला है कि कार्ड होने के बावजूद आपको तमाम समाचारों में, समाचार पत्रों में आ जाता है, देखने को मिल जाता है कि आयुष्मान कार्ड होने के बाद भी इलाज नहीं मिला। हमारे सहयोगी कह रहे थे कि हर जल नल हमने व्यवस्था कर दी है। आज ही के अखबार में मैंने खबर पढ़ा है कि लखनऊ राजधानी में कठौता झील में पानी कम हो गया है, जिससे पानी की समस्या, संकट राजधानी में हो सकता है। आज की खबर है। तो देखिए, इन सब के पीछे सबसे बड़ी समस्या जो है वो है जनसंख्या जी। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या यही है, जनसंख्या। जनसंख्या के हिसाब से किसी भी चीज को समुचित रूप से साकार कर देना किसी भी सरकार के बस की बात नहीं है। एक प्रयास है, मोदी सरकार का सराहनीय कार्य है कि उन्होंने एक प्रयास किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर नल योजना, शौचालय, उज्ज्वला, एक विजन है। पीछे के सरकारों से अलग हटके उन्होंने एक नीचे तबके से, ग्रास रूट लेवल पर, हमें याद आता है राजीव गांधी ने एक मंच से कहा था कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं और 25 पैसे जो है निर्धारित आदमी के पास पहुंच पाता है। जी। तो वो खुद मानते थे कि 75 पैसा जो है वो सिस्टम में चला जाता है। तो सिस्टम को भी दुरुस्त करने की जिम्मेदारी सरकार की है। बिल्कुल। इस पे सारी चीजों पे मोदी जी पे आरोप लगा देना या मोदी सरकार पे आरोप लगा देना, सरकार योजनाएं बनाती है, सरकार इंप्लीमेंट नहीं कर पाती है, उसके लिए एक सिस्टम है। तो सिस्टम को दुरुस्त करना जरूरी है। धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जब से आई है थोड़ा सा सिस्टम में बदलाव आया है, जमीनी स्तर पर काम दिख रहे हैं, फिर भी जरूरत है। उसके लिए सबसे बड़ी, फिर मैं वही कहूंगा कि समस्या जनसंख्या है। हर घर को मिल रहे हैं, पात्रता है, लोगों को मिल रहे हैं, हर जगह उपलब्ध हो रही है। धीरे धीरे चीजें, अब किसी भी योजना को आप 4 से 5 साल में या 8 साल में, 10 साल में एकदम 100% नहीं कर सकते। आपको 3, 4, 5 चरणों में होगा। और इसीलिए मोदी जी हमेशा कहते हैं कि अगर राष्ट्र को मजबूत बनाना है या देश में विकास चाहिए तो एक बार और मौका दिया। आपकी तीसरी बार मोदी सरकार, ये स्वाभाविक है। तो इसलिए इस चीज़ों को कहना कि इम्प्लीमेंट नहीं हुआ या काम नहीं हो रहा है, सड़कों का जिस तरीके से जाल बिछा है, वाकई आज पहले लखनऊ से गोरखपुर जाने के लिए एक दिन पहले या योजना बनानी पड़ती थी, कौन सी ट्रेन पकड़ी जाएगी, कैसे जाया जाएगा। आज लोग सुबह लखनऊ, गोरखपुर से लखनऊ आते हैं, दिन भर की शॉपिंग करके शाम को लखनऊ गोरखपुर वापस चले जाते हैं। तो विकास हुआ है, व्यापारियों को बढ़ा है, सारी चीजें। दूसरी चीज, बेरोजगारी पे इन्होंने जो बात कही, राम मंदिर में, अभी अयोध्या में था, राम मंदिर से जो रोजगार उत्पन्न हुए हैं उसकी ओर कहीं कोई ध्यान नहीं देता। विपक्षी पार्टियों का ध्यान इस पे नहीं जाता है, क्योंकि उनको बेरोजगारी चाहिए। बेरोजगारी की परिभाषा क्या है ये मेरे समझ में आज तक नहीं आया। स्वरोजगार भी एक तरह का रोजगार है। अयोध्या में जो मंदिर का निर्माण हुआ है उसको अगर आप देखें तो वहाँ जो रोजगार की संभावनाएं बढ़ी हैं, टूरिस्ट प्लेस, दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो सिर्फ पर्यटन से अपना राजस्व उत्पन्न करते हैं और पूरी देश की इकोनॉमी चलाते हैं। तो अयोध्या, लेकिन राजेश आनंद जी, पेपर लीक पर क्या ख्याल है आपका?
पेपर लीक कोई आज पहली बार नहीं हुआ है। ये मैंने कहा ना कि सिस्टम, इसके लिए मोदी सरकार या योगी सरकार या कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहरा देना ये बेबुनियादी लगता है। ये सिस्टम की फेलियर है, और सिस्टम अगर सख्त होगा, मुखिया अगर सख्त होगा तो सिस्टम बनेगा। अब आरोप पे मुखिया के सख्त होना वाकई जरूर है, लेकिन इस वक्त देश का मुखिया भी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो लाजमी उनसे सवाल किए जाएंगे। बहरहाल धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ते हुए अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। लेकिन देखिए, लोकसभा के चुनाव में इस बार लगातार विपक्षी दल जहां एक तरफ लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। जहां विपक्षी दल 5 साल का विजन लेकर चल रहे हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 का भारत कैसा होने वाला है, यह संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बहरहाल अब जनता के हाथ में है कि जनता क्या करती है और जनता किसे जीत का ताज पहनाती है। तो तीसरे चरण का चुनाव लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, लोगों से अपील भी की है, और शाम 6 बजे तक यूं ही वोटिंग का सिलसिला जारी रहेगा। प्राइम टीवी भी पल पल की अपडेट लगातार आप तक पहुंचाता रहेगा, और चप्पे चप्पे पर प्राइम टीवी की नजर बनी रहेगी, और लगातार आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ पल पल की अपडेट के लिए। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम, हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी, फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई, कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी मतलब ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ। छूट नहीं पाएगी अब यूपी की कोई भी खबर।